दिल्ली में आज यानी 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहले से भारत में हैं। उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी द्विपक्षीय बातचीत की। मार्को रूबियो का भारत में सिर्फ क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेने का ही इरादा नहीं था, बल्कि क्वाड को ताकतवर बनाने के मकसद उनका क्लियर था। दूसरी बात यह है कि ट्रंप बुरी तरह इस वक्त फंसे हुए हैं। ईरान युद्ध से निकलने की अमेरिका खूब कोशिश कर रहा है, मगर कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान लगातार दोहरा गेम खेल रहा है। पाकिस्तान ईरान का भी सगा बना है और अमेरिका का भी। यानी अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इस जंग से बाहर आए और कौन सा वो तीसरा देश हो सकता है जो इस जंग से अमेरिका को बाइज्जत बाहर निकाल ले। ईरान ने साफ कह दिया कि वो अमेरिका की शर्तें नहीं मानेगा। अमेरिका को फूटी आंख ब्रिक्स सुहाता नहीं है। मीडिया में चर्चा का विषय तो यह भी बना रहा कि मार्को रूबियो को रिसीव करने के लिए एस जयशंकर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। कहीं ना कहीं भारत की ये कूटनीति भी थी। एस जयशंकर अपने तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं। दुनिया के किसी भी मंच में वो कम शब्दों वाले बयान देकर सामने वाले को जवाबहीन बना देते हैं। ट्रंप भारत को लगातार अनाप शनाप पिछले दिनों बोल रहे थे। कभी गुंडा, कभी डेड इकोनॉमी, इस तरह की बातें वो लगातार बोलते रहे। अब रूबियो उसी डेंट को सही करने के लिए हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। इसी साल भारत ब्रिक्स की भी अध्यक्षता कर रहा है और हाल में दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो चुकी है। क्वाड की बैठक इसलिए अहम है क्योंकि दुनिया ये भी देख रही है कि क्या भारत एक साथ दो अलग अलग खेमों के बीच में संतुलन बना पा रहा है या नहीं। सितंबर में ब्रिक्स समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं। क्वाड और ब्रिक्स की सोच काफी अलग है। क्वाड को ऐसे देशों का समूह माना जाता है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते असर को संतुलित करना चाहते हैं। इनका जो फोकस है वो सिक्योरिटी, समुद्री ताकत, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन जैसे मुद्दे हैं। वहीं ब्रिक्स खुद को पश्चिमी देशों के दबदबे के विकल्प के रूप में पेश करता है। ब्रिक्स में भारत के अलावा चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और कुछ नए सदस्य देश शामिल हैं। चीन और रूस चाहते हैं कि दुनिया सिर्फ अमेरिका और पश्चिमी देशों के हिसाब से ना चले। वो डॉलर पर निर्भरता कम करने और नई आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। क्वाड की बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है जो ब्रिक्स के अंदर भी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक बिना साझा बयान के खत्म हुई थी। पश्चिम एशिया, ईरान और अमेरिका इजराइल संघर्ष जैसे मुद्दों पर सदस्य देशों की राय एक जैसी नहीं थी, इसलिए कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट पत्र जारी नहीं हो पाया। जानकारों का मानना है कि दोनों का हिस्सा होना भारत की ताकत भी है और चुनौती भी। भारत कोशिश कर रहा है कि वह किसी एक खेमे में पूरी तरह जाने के बजाय दोनों के साथ रिश्ते बनाए रखे। ट्रंप ब्रिक्स को डेड बता चुके हैं और उन्होंने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी थी कि वो डॉलर के विकल्प या साझा मुद्रा की दिशा में आगे बढ़े तो अमेरिका 100% टैरिफ भारत पर लगा देगा। अब देखिए, ब्रिक्स और क्वाड ये दोनों एक पूरब तो एक दूसरा पश्चिम, भारत दोनों का सदस्य है। सबसे पहले मार्को रूबियो का हिंदुस्तान में आना, 4 दिन का दौरा करना, कोलकाता, जयपुर, आगरा ये जाकर घूमना और इसके बाद में बकायदे इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत को बार बार प्रेस करना, बड़ा बताना, ये बता रहा था कि मार्को रूबियो किस तरह से ट्रंप ने जो पिछले दिनों डेंट किया इसको सही करने की कोशिश कर रहे थे। भारत का हमेशा से रशिया के साथ में बहुत अच्छा संबंध रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा से ये सताता है कि किसी भी तरह भारत और रशिया की दोस्ती ब्रेक की जाए। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आता है आरआईसी, यानी कि रसिया, इंडिया, चाइना का खौफ इन पश्चिमी देशों के घर कर चुका है। इनको लगता है कि ब्रिक्स में अगर ब्रिक्स मजबूत होता है तो डी-डॉलराइजेशन, जो डॉलर का पूरा प्रभुत्व पूरी दुनिया में है, उसको भी चुनौती ब्रिक्स दे सकता है। और यही कारण है कि लगातार मार्को रूबियो इस बात कह रहे हैं कि हमें क्वाड को मजबूत करना है, क्वाड को बड़ा बनाना है। और भी क्वाड जब से बना है और हू जिनताओ जापान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 2007 में इसकी नींव रखी थी, लेकिन उसके बाद में कई बार क्वाड की मीटिंग्स नहीं हुई और बिल्कुल निष्क्रिय सा ये ग्रुप पड़ा रहा। लेकिन हाल के कुछ सालों में इस ग्रुप को वापस से जीवित किया गया और लगातार इसकी मीटिंग्स, बैठक हो रही है और इस बार इसकी अध्यक्षता खुद भारत कर रहा है। ब्रिक्स की अध्यक्षता भी इस बार भारत कर रहा है।
भारत के आगे इस समय गंभीर चुनौतियां ये है कि किसी भी तरह से ईरान का जो संघर्ष है, पश्चिम एशिया में संघर्ष है, इसको रुकना चाहिए ताकि जो ईंधन की आपूर्ति है वो प्रॉपर तरीके से फिर से चालू हो जाए। एक दूसरा चैलेंज यहां पर यह भी है कि अगर इस तरह से अमेरिका लगातार दूसरे देशों पर दबाव बना रहा है और ताकत के बल पर जोर आजमाइश में लगा हुआ है, तो भारत किस खेमे पर जाए, भारत का आखिरकार कौन साथ देगा, किस तरह से भारत की कूटनीति आगे बढ़ेगी। जानकारों को मानना है कि भारत तटस्थ देश है और हमेशा किसी भी देश को खुलकर या उसके साथ में इस तरह का साथ देना भारत की कूटनीति पे शामिल नहीं है। हाँ, सही को सही और गलत को गलत भारत हमेशा से कहता चला आया है, लेकिन अब वक्त दूसरा है। वक्त यहां पर इस समय किसी न किसी का साथ देने का है और भारत खुलकर किसका साथ देता है ये अभी तक पता नहीं चला है। दूसरी अहम बात यहां पर यह समझ में आती है कि जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद से जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच में जंग छिड़ी रही, उसके बाद में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी, इस समय दुनिया जो है दो मुहाने पर आके खड़ी हो गई है। यानी कि यह जंग ईरान वाली सिर्फ 2 या 3 देशों की जंग नहीं है। जिस तरह रूस और यूक्रेन वाले वॉर में पूरा यूरोप और नाटो के देश उसमें इन्वॉल्व है, इसी तरह इस युद्ध में भी तमाम देश अपनी अपनी, किसी की फौज नहीं उतरी, लेकिन इंटेलिजेंस के तौर पर सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, बातचीत हो रही, कोई सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब समस्या इस बात की है जब ईस्ट बनाम वेस्ट में भारत का रुख क्या रहेगा, क्योंकि पश्चिमी देश कभी भी भारत को बढ़ने देना नहीं चाहते। भारत की ताकत इनकी आंखों में खटकती है और यही कारण है कि ट्रंप ने बार बार भारत को ही टारगेट किया। भारत की बढ़ती हुई 7 से ऊपर की जीडीपी आज 5.6 पे आके अटकी हुई है। भारत हर चीज में आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसके लगातार वॉर और इसके बाद में जितनी भी वैश्विक चीजें यहां पर सामने आई हैं कुछ हाल फिलहाल कुछ महीनों में, उसके बाद में भारत की जीडीपी पर भी बहुत बड़ा असर यहां पर पड़ा है। तो अब जरूरत है भारत को भी एक बड़ा स्टैंड यहां पर लेने की। और लगातार मार्को रूबियो के साथ में जब जयशंकर की मुलाकात हुई और उनका जो एक बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, और इसी दौरान मार्को रूबियो से हिंदुस्तान में पत्रकारों ने वो सवाल भी पूछ लिया जिससे वो बगले झांकने लगे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम जवाब क्या दें। दरअसल उनसे पूछ लिया गया था मार्को रूबियो से कि अभी तो हिंदुस्तान को आप डेड इकोनॉमी वाली कंट्री बता रहे थे, आप उसको गुंडा शब्द जैसा प्रयोग कर रहे थे। तो जब इस बयान को, इस सवाल को सुनने के बाद मार्को रूबियो खामोश हो गए और कह रहे हैं कि ये किसने कहा। यानी कि मार्को रूबियो साफ तौर पर इस बात से डिनाई कर गए कि इस तरह का बयान उनके राष्ट्रपति ने दिया था, जबकि दुनिया भर के अखबारों में, दुनिया भर की मीडिया में ये बयान सुर्खियों में रहा। अमेरिका की फितरत सभी जानते हैं कि इस देश पर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, और यही कारण है कि भारत हर कदम अपना फूंक फूंक कर यहां पर रख रहा है। शुक्रिया।